भारत में जब हमारा परिचय पहली बार अमेरिका से होता है तो उसकी शुरुआत फिल्मों से होती है, टीवी से होती है, गानों से होती है। फिर हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे पहला संविधान वहाँ पे आया, आधुनिक सबसे पुरानी डेमोक्रेसी वहाँ है, लैंड ऑफ ड्रीम्स है, लैंड ऑफ द फ्री है। तारीफों के बाद नंबर आता है कुछ बुराइयों का भी। हम फिर एक लिस्ट से रूबरू होते हैं, वियतनाम, तेल, गुलामी, तख्ता पलट, जो बनाना रिपब्लिक्स उन्होंने फंड की, हथियारों का ट्रेड, दुनिया का डॉन। इस लिस्ट के बाद हम कह सकते हैं कि अमेरिका के बारे में पर्याप्त और सम्यक समझ की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अंग्रेजी का एक टर्म है व्हील ऑफ वॉयलेंस, यानी ऐसी क्रूरता जो पर्दे के पीछे है। अमेरिका के मामले में माना जाता है कि चाहे जितनी भी बुराई हो, कम से कम पर्दे के सामने तो है। लेकिन आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वो सुनकर शायद आपको भी लगे कि पर्दे के सामने अमेरिकी इतिहास का जो स्याह पहलू दिखाया जाता है, क्या वो इसलिए दिखाई दे रहा है ताकि पीछे का पहलू छुपाया जा सके जो कहीं ज्यादा क्रूर है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। पंद्रहवीं शताब्दी में अमेरिका की खोज के साथ ही यहाँ यूरोपियन साम्राज्यों मसलन ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस का दखल शुरू हो गया। खोज मतलब खोज नहीं थी, लोग पहले से रह रहे थे। यूरोपियंस जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमने खोज दिया। गोरे आए और अपने साथ बीमारियां लेकर आए। अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें कोलंबस ने इंडियंस कहा, उन पर खतरा मंडराने लगा। वो बाहरी आक्रमण से मारे गए और अनजान बीमारियों से भी, क्योंकि उन बीमारियों के लिए उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। यूरोप से सेटलर्स आए और मूल निवासियों को उनकी जगह से खदेड़ कर उनकी ज़मीन पर कब्जा किया। ये सिलसिला 1776 में अमेरिका की आज़ादी तक चला। इसके बाद अमेरिकी सरकार का गठन हुआ, हालांकि उन्होंने भी नेटिव अमेरिकन्स को उनकी ज़मीन से बेदखल करने का काम बंद नहीं किया, अलबत्ता कानूनी तरीके से किया। नेटिव अमेरिकन धीरे धीरे अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में सिमटते गए, क्योंकि अंग्रेज या जो बाकी यूरोपियन पावर्स थी वो ईस्ट से आई थी, इसलिए पहले शहरीकरण वहां हुआ। पश्चिमी अमेरिका बियाबान था, वहां सेटल होने के लिए लोग आसानी से राजी नहीं होते थे, इसलिए अमेरिकी सरकार ने लोगों को लालच दिया पैसे का, ताकि लोग पश्चिमी अमेरिका की बीहड़ों में जाकर सेटल हों। इस दौरान अमेरिकी फौज और मूल जनजातियों के बीच कई युद्ध हुए, कई मौकों पर तो मूल निवासियों का नरसंहार तक हुआ। लेकिन किसी के चेहरे पर शिकन नहीं आई, क्योंकि मूल निवासियों को कमतर, जंगली, असभ्य समझा जाता था। अमेरिका की मूल जनजातियों में भी सब एक नहीं थी। इनके अलग अलग कबीले थे, इनके अलग अलग नाम, नियमें और रस्में थीं, और ऐसी ही एक ट्राइब का नाम था ओसेज। ओसेज कबीला एक समय में अमेरिका के मिडवेस्ट में एक बड़े इलाके पर अधिकार रखता था, लेकिन 18वीं शताब्दी तक सिर्फ एक राज्य तक सीमित रह गए, और ये इलाका भी उनकी पसंद का नहीं था। जनजातियां जहां रहती उन्हें रिजर्वेशन कहा जाता। रिजर्वेशन कैसा? जहां सिर्फ मूल निवासी रह सकते थे। 1860 में उनके इस इलाके पर भी हमला हुआ और उन्हें भागना पड़ा। किसी तरह जान बचाकर उसे जनजाति के लोग ओक्लाहोमा राज्य पहुंचे। यहाँ की एक बंजर जमीन को उन्होंने रहने के लिए चुना। बंजर इसलिए ताकि कोई खेती की जमीन के वास्ते हमला न करते। ओसेज लोगों को उम्मीद थी कि आखिरकार उनका पीछा ये लोग छोड़ देंगे यूरोपियंस, लेकिन फिर लगभग 2 दशक बाद एक बार फिर सरकार उनके पीछे पड़ी। नेटिव अमेरिकी लोग सामूहिक रूप से रहते थे, यानी जमीन पर किसी एक व्यक्ति का मालिकाना हक नहीं होता था, समाज का होता था। सभ्य अमेरिकियों को ये बात जची नहीं, इसलिए सरकार एक कानून लेकर आई जिसके तहत नेटिव अमेरिकन्स की ज़मीन को टुकड़ों में बांटकर मालिकाना हक दे दिया गया। हालांकि इरादा हक देने का नहीं था, ज़मीन छीनने का था। इस तरह मूल निवासियों की ज़मीन आसानी से खरीदी जा सकती थी छोटे छोटे प्लॉट्स में। ओसेज लोगों की ज़मीन भी बांट दी गई, लेकिन इसके बदले उन्होंने सरकार के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह कि चाहे उनकी ज़मीन टूट जाए, ज़मीन के अंदर मिलने वाले खनिज आदि संपदा जो भी होगा उसका सामूहिक मालिकाना हक बरकरार रहेगा। सरकार राजी हुई। बंजर जमीन पर यूं ही कुछ पैदा नहीं होता था, इसलिए ओसेज कुछ साल कमोबेश शांति से रह पाए। लेकिन फिर 1897 में कमाल हुआ। ओसेज लोगों की जमीन सोना उगलने लगी, काला सोना निकला, तेल। इस तेल पर कंपनियों की नजर पड़ी, उन्हें ठेका मिलने लगा। चूंकि तेल पर हक ओसेज लोगों का था, इसलिए तेल की बिक्री पर उन्हें रॉयल्टी भी मिली। 20वीं सदी में ओसेज लोगों की संख्या 2000 से कुछ ज्यादा थी। इनमें से हर व्यक्ति तेल से मिलने वाली रकम का हिस्सेदार था, कानूनी भाषा में जिसे हेड राइट कहते थे।
हेडराइट का नियम यूं था कि इससे आप किसी दूसरे को बेच नहीं सकते थे। ये नियम इसलिए बनाया गया ताकि गैर ओसेज लोग तिकड़म भिड़ा के ओसेज लोगों के जो संसाधनों पे हक हैं उनको छीन ना लें। 1920 के आसपास जब दुनिया भर में तेल की मांग में इजाफा हुआ, ओसेज लोग मालामाल हुए। आंकड़ों में बात करेंगे तो ओसेज लोग आज के हिसाब से सालाना 3000 करोड़ रुपए कमा रहे थे। वो इतने अमीर हो गए थे कि बड़ी बड़ी कोठियां बनाने लगे। हर एक के पास 11-11 गाड़ियां थीं और वो लोग काम करने के लिए गोरों लोगों को नौकरी पर भी रखने लगे। वो लोग विदेश यात्रा करते और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते। ओसेज लोगों के अमीर होने की यह खबर जब अखबारों में छपने लगी, अमेरिका के दूसरे इलाकों से लोगों का तांता लगा। इनमें कुछ ऐसे थे जो धंधे की तलाश में थे, जबकि कई ऐसे थे जिनके इरादे नेक नहीं थे। धीरे धीरे ओसेज इलाकों में चोरी लूटपाट की घटनाएं बढ़ने लगी। पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ओसेज लोग चिंता में थे, हालांकि अभी उन पर असली खतरा आया नहीं था, क्योंकि कोई चाहे कुछ कर लेता, ओसेज लोगों से उनका हेडराइट नहीं छीन सकता था, क्योंकि वो बाय लॉ था। अगर कोई ओसेज मर भी जाता तो उसका हेडराइट उसके परिवार को मिलता था। ओसेज लोगों की करोड़ों की संपत्ति इस तरह सुरक्षित थी, लेकिन ये बात बाकी अमेरिकियों को मंजूर नहीं थी। होती भी कैसे? लिहाजा साल 1921 में अमेरिकी कांग्रेस ने कानून बनाया। तर्क यूं था कि ओसेज लोग अपनी अकूत संपत्ति नहीं संभाल सकते, इसलिए उन्हें गार्जियन की जरूरत है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो या बच्चा हो। खास बात यह कि ये गार्जियन कोई ओसेज व्यक्ति नहीं हो सकता था, सिर्फ गोरे लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते थे। अब ये सिस्टम क्यों बनाया गया होगा आप गेस कर सकते हैं। गार्जियन चूंकि संपत्ति की देख रेख करते थे, इसलिए गबन, चोरी और पैसा लेकर भाग जाना ये घटनाएं आम होने लगी। गार्जियनशिप प्रोग्राम ने एक तरह से ओसेज लोगों को स्पॉटलाइट पर ला दिया। पूरे अमेरिका से लोग इस मौके का फायदा उठाने के लिए ओसेज लोगों के बीच आकर बस गए। यहां से इस कहानी में एंट्री होती है एक शख्स की, मॉली बर्कहार्ट। मॉली एक ओसेज महिला थी। एक रोज उसकी मुलाकात एक गैर ओसेज शख्स से हुई, एक गोरा अमेरिकी जिसका नाम था अर्नेस्ट बर्कहार्ट। अर्नेस्ट प्रथम विश्व युद्ध लड़कर आया था, ग्रेट वॉर, और अपने एक अंकल के साथ काम करने के लिए ओसेज लोगों के बीच आकर रहता था। मॉली को देखते ही उससे प्यार हो गया, दोनों में शादी हुई और इस तरह अर्नेस्ट मॉली का गार्जियन हुआ। मॉली अपने परिवार में अकेली नहीं थी, उसकी 3 बहनें, एक भाई, माँ और कजिन्स भी थे। मॉली की जिंदगी में अब तक सब अच्छा था, लेकिन फिर एक रोज अचानक उसकी छोटी बहन की मृत्यु हुई। डॉक्टर ने बीमारी का कारण रहस्यमयी बीमारी बताया। यह घटना अर्नेस्ट के आने से पहले हुई थी। अर्नेस्ट से शादी के बाद मॉली की माँ भी बीमारी से चल बसी। मॉली की एक बहन एना की लाश जंगल में मिली और ये मालूम चला कि उसके सिर में गोली मारी गई थी, लेकिन फिर भी पुलिस तहकीकात में नाकाम रही। इन मौतों के बीच मॉली का परिवार भी आगे बढ़ रहा था। उसके 2 बच्चे हो गए थे, लेकिन साथ ही मॉली को डायबिटीज की बीमारी लग गई थी। डायबिटीज के लिए मॉली के पति अर्नेस्ट के अंकल ने विशेष रूप से इंसुलिन मंगाई, जो तब बहुत रेयर थी, लेकिन इंसुलिन के इंजेक्शन से मॉली की तबीयत बेहतर होने के बजाय बिगड़ती ही गई। उधर मॉली के परिवार में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला चलता रहा। मॉली का भाई बीच रोड में मरा हुआ मिला, उसके सिर में भी गोली लगी थी। मॉली का परिवार अकेला नहीं था इस सब में, जो ये सब सह रहा था। 1920 से 1927 के बीच ओसेज लोगों ने एक आतंक का दौर देखा। 60 से ज़्यादा ओसेज लोग गोली से, जहर से या रहस्यमयी कारणों से मारे गए या मार दिए गए। पुलिस हत्याओं का कारण पता लगाने में भी नाकाम रही, इंटरेस्टेड ही नहीं थी। अंत में ओसेज लोगों ने मामले को अपने हाथ में लिया। मॉली ने हत्याओं का पता लगाने वाले को $2000 का इनाम देने का ऐलान किया। बड़ी रकम थी तब। कबीले का एक प्रतिनिधि वॉशिंगटन भेजा गया ताकि वो सरकार को इत्तला करे, मदद मांगे, लेकिन उसकी भी हत्या हो गई। मॉली ने कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर किए, लेकिन वो भी कुछ दिनों में डरा धमकाकर भगा दिए गए। उधर हत्याओं का सिलसिला चलता रहा। आतंक का ऐसा माहौल बना कि लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। हत्या के डर से पूरे शहर में लाइट्स लगा दी गई, जो तब एक बड़ी बात थी। ओसेज के पास पैसा तो था, और पैसा होने के चलते ओसेज लोग ही इसे अफोर्ड भी कर पाते थे। ओसेज लोगों ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, जो पैसे के दम पे संभव था, लेकिन फिर भी वो खुद को बचा नहीं पाए। सबसे बुरा इन सब में हुआ मॉली के परिवार के साथ। एक रात मॉली अपने कमरे में सोई हुई थी जब अचानक जोर के धमाके की आवाज़ आई। धमाका इतना तेज था कि खिड़कियों के शीशे टूट गए। मॉली ने अपने पति अर्नेस्ट को घर के बाहर भेजा। पता चला कि मॉली के पड़ोस का एक घर बम धमाके में उड़ा दिया गया था। उस घर में मॉली की बहन रीटा और उसका परिवार रहता था, यानी मॉली के परिवार के सभी लोग मर चुके थे।
मॉली खुद भी दिन पर दिन बीमार होती जा रही थी और कहीं कोई मदद नजर नहीं आ रही थी। अंत में मॉली ने फैसला किया कि वो खुद वॉशिंगटन जाएगी। ओसेज लोगों का एक दल राष्ट्रपति से मिला और गुहार लगाई कि इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियां करें। यहां से इस कहानी में एंट्री होती है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI की, अमेरिका की केंद्रीय जांच एजेंसी जो तब बनी ही थी और इसके पहले डायरेक्टर थे J. एडगर हूवर। हूवर को मिला ये पहला इन्वेस्टिगेशन का केस था। उन्होंने एक टीम को ओसेज लोगों के बीच भेजा। इनमें से कुछ गुप्तचर बनकर ओसेज लोगों के बीच रहे ताकि अंदर की खबर निकलवा सकें। महीनों की मशक्कत के बाद एक कहानी बाहर आई जो बहुत चौंकाने वाली थी। मॉली के पति अर्नेस्ट के बारे में हमने शुरुआत में एक बात बताई थी। अर्नेस्ट अपने अंकल से मिलने ओक्लाहोमा आया। उसके अंकल का नाम था विलियम हेल, जिसे सब किंग कहकर बुलाते थे। हेल खुद को ओसेज लोगों का दोस्त बताता था, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही थी। वो ओसेज जनजाति से दोस्ती कर उनका बीमा निकाल लेता था और वे लोग कुछ दिन बाद आश्चर्यजनक रूप से मृत पाए जाते थे। हेल ने कई सालों तक पैसा कमाने के लिए तरीका अपनाया। बड़े प्रीमियम में रईस ओसेज लोगों को दोस्त बनाता, उनका बीमा करता और बाद में वो लोग मरे मिलते। लेकिन जब ये दाल गलना बंद हो गई, उसने एक नया प्लान बनाया। उसने अर्नेस्ट की शादी मॉली से कराई। कानून के हिसाब से मॉली के बाद उसका हेड राइट अर्नेस्ट को मिलते, लेकिन विलियम इतने से संतुष्ट नहीं था। उसने सिलसिलेवार हत्याओं की प्लानिंग की ताकि अंत में मॉली के परिवार के सभी हेड राइट अर्नेस्ट के पास आ जाएं। विलियम हेल ने सबसे पहले मॉली की बहन, माँ, शादीशुदा बहन और उसके भाई की हत्या करवाई। इन सारे कत्लों में अर्नेस्ट ने उसकी मदद की थी, अपनी पत्नी की फैमिली को मार रहा था। दोनों का प्लान था कि मॉली की मौत सबसे लास्ट में हो ताकि पूरे परिवार के हेड राइट ट्रांसफर होकर मॉली को मिले और फिर अर्नेस्ट को। मॉली को मारने के लिए हेल ने उसे जहर भरा इंसुलिन दिया, जिसे हर रात अर्नेस्ट इंजेक्शन से उसे देता था। इस धीमे जहर से मॉली की मौत होती तो किसी को शक नहीं होता। ये हेल और अर्नेस्ट का प्लान था, और इतना ही नहीं, दोनों ने डॉक्टर और पुलिस इन सब को अपने साथ मिला के रखा था। ये सब के सब गोरे थे और सबका उद्देश्य ओसेज लोगों का पैसा लूटना था। हेल अपने मिशन में कामयाब भी हो जाता, लेकिन मॉली की कोशिशों और FBI की मदद से पूरा पर्दाफाश हो गया। मॉली तब तक काफ़ी बीमार हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे बचा लिया, लेकिन और इसके बाद पुलिस ने विलियम हेल और उसके भतीजे अर्नेस्ट को जेल में डाला भी। दोनों को सजा हुई, हालांकि कुछ साल जेल में रहने के बाद दोनों को पैरोल मिल गई। ये दिक्कत वहाँ भी है, कुछ भी करके जेल में जाओ, पैरोल पे बाहर आ जाओ, अपने आप ही हो रहा है। मॉली का क्या हुआ? मॉली ने अर्नेस्ट से तलाक ले लिया और दूसरी शादी कर ली। 50 साल की उम्र में मॉली की मृत्यु हुई, और मॉली का केस अकेला नहीं था। ऐसे और भी बहुत से केस थे जिनमें ओसेज लोगों की हत्या हुई। उनके हेड राइट गोरों के पास गए, लेकिन इस बाबत कहीं कोई आवाज़ नहीं उठी। सालों बाद साल 2017 में पत्रकार डेविड ग्रांट ने इस घटना पर पूरी एक किताब लिखी, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, द ओसेज मर्डर्स एंड द बर्थ ऑफ द FBI। दिग्गज फिल्ममेकर मार्टिन स्कॉर्सेसी ने इस पर फिल्म बनाई जो 2023 में रिलीज हुई, और तब जाकर अमेरिका के लोगों को इस कहानी का पता चला। विडंबना की बात यह कि यहाँ भी अमेरिका के लोग कहते हुए हमारा मतलब गोरे लोगों से है, उनसे नहीं जो असल में अमेरिकी थे। तारीख का ये एपिसोड कमल ने लिखा और आलोक ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।